जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल विज्ञापन संख्या 01/2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए जीके जीएस का पार्ट 9 वीडियो है। इससे पहले 1 से लेकर 8 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहां से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में भी हम 50 महत्वपूर्ण MCQ देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड क्लाइव, बी है हेक्टर मुनरो, सी है लॉर्ड मैकाले और डी है लियोनेस कार्टिस। बताइए यहाँ पर 1 प्रश्न का सही आंसर क्या है। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है। तो 1 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, लियोनेस कार्टिस, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था। अवध का नवाब, हैदराबाद का निजाम, पेशवा बाजीराव द्वितीय और ट्रावनकोर का राजा। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था। तो सेकेंड प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, हैदराबाद का निजाम, बिल्कुल ही सही जवाब है। 3 प्रश्न है आपके सामने, इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया था। 1764 में, 1789 में, 1858 में और 1868 में। बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है। किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया। तो 3 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, 1789 ईस्वी, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न आपके सामने, बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड एलनब्रो ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने और सर जॉन शोर ने। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। तो 4 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, लॉर्ड एलनब्रो, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। गिरिब्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र और ऑप्शन नंबर इसका डी है कौशाम्बी। बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 5 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना है, कौशाम्बी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न है कि कौन सा मगध शासक वैशाली के प्रसिद्ध नृत्यांगना आम्रपाली के प्यार में पड़ गया था। बिंदुसार, महापद्म, अजातशत्रु और शिशुनाग। बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है। कौन सा मगध शासक वैशाली के प्रसिद्ध नृत्यांगना आम्रपाली के प्यार में पड़ गया था। तो 6 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, अजातशत्रु, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 प्रश्न है कि कौन सा मौर्य राजा अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता था। बिंदुसार, दशरथ, शालीशुक और बृहद्रथ। बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा मौर्य राजा अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता था। तो 7 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिंदुसार, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 प्रश्न है कि भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए थे। इंडो ग्रीक ने, शक ने, पार्सियन ने और कुषाण ने। बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए थे। तो 8 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, इंडो ग्रीक ने, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 9 प्रश्न है आपके सामने, बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि इतलाक एक प्रकार की हुंडी जिसकी सहायता से राजकीय सिपाही राज्य के राजस्व अधिकारियों से अपना वेतन प्राप्त करने में समर्थ था कि प्रथा किसने चलाई थी। इल्तुतमिश ने, बलवन ने, अलाउद्दीन ने और फिरोज शाह तुगलक ने। बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 9 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना है, फिरोज शाह तुगलक, बिल्कुल ही सही जवाब है। 10 प्रश्न आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सलीम चिश्ती के दरगाह किस में स्थित है। हुमायूं का मकबरा में, फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन नंबर इसका सी है ग्वालियर का किला और आगरा का किला। बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 10 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, फतेहपुर सीकरी, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए
और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि संसार प्रसिद्ध मयूर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा गया था? फतेहपुर सीकरी की दीवाने खास में, नया आगरे का किला में, दिल्ली का किले का रंग महल में और दिल्ली के लाल किले का दीवाने आम में। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? संसार के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा गया था? तो 11वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, दिल्ली के लाल किले का दीवाने आम में, बिल्कुल ही सही जवाब है। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न आपके सामने बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि गीता का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? शाहजहां ने, अकबर ने, मुराद ने और दारा शिकोह ने। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? गीता का वो फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? तो 12वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, दारा शिकोह, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमिलित नहीं है? गोवा कोंकणी, मेघालय खासी, नागालैंड अंगामी और ऑप्शन नंबर डी है सिक्किम तिब्बती। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्न में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो यहाँ पर 13वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, सिक्किम तिब्बती, ये सही सुमिलित नहीं है। बाकी यहाँ पर गोवा कोंकणी से संबंधित है, मेघालय खासी से और नागालैंड अंगामी से। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न आपके सामने कि खाना बदोश जाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? गर्म नमी वाले प्रदेश में, ठंडे नमी वाले प्रदेश में, वर्षा वाले क्षेत्र में और शुष्क क्षेत्र में। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? खाना बदोश जाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो 14वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना है, शुष्क क्षेत्र, बिल्कुल ही सही जवाब है। जैसा प्रश्न इस सेट में लिया गया है ऐसा ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगा। जो 10th लेवल का एग्ज़ाम में प्रश्न रखा जाएगा उसी लेवल का प्रश्न है जो कि रखा गया है। तो ये आपके एग्ज़ाम के व्यू से बेहद ही इम्पोर्टेंट रहेगा, तो एक भी प्रश्न मिस नहीं कीजिएगा। 15वां प्रश्न की चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? इंदिरा सागर, सरदार सरोवर, गांधी सागर और भाखड़ा बांध। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? तो 15वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, गांधी सागर, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने, रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच की, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच की, भारत और पाकिस्तान के बीच की और भारत और चीन के बीच की। जल्दी से बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है किन दो देशों के बीच का? तो ये भारत और पाकिस्तान का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने कि दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक होता है? क्रोमियम, कोबाल्ट, आयोडीन और सोडियम। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो 17वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, कोबाल्ट, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न आपके सामने बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र कौन कौन सा देश से होकर ब्रह्मपुत्र नदी बहता है, आपको उस देश को चुनना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर है तिब्बत, बांग्लादेश, भारत, भारत चीन, बांग्लादेश तिब्बत, भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश सिक्किम, बांग्लादेश पश्चिम बंगाल, भूटान और नेपाल। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 18वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, यानी तिब्बत से स्टार्टिंग होता है, तिब्बत के बाद भारत में आता है, भारत के बाद बांग्लादेश में आता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी, महानदी कृष्णा और कावेरी, लूनी, नर्मदा और ताप्ती, और ए और बी दोनों। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ हैं, नदियों का समूह है जो कि बंगाल के खाड़ी में गिरती है? तो गंगा भी गिरती है, ब्रह्मपुत्र भी गिरती है,
गोदावरी भी गिरती है, महानदी, कृष्णा और कावेरी। ये 6 नदी कहाँ पर गिरती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ पर लूनी है जो कि कच्छ के रण में ही समाप्त हो जाती है। नर्मदा और ताप्ती दोनों के दोनों अरब सागर में गिरती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और बी। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न आपके सामने बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो एस्ट्रॉयड प्रजाति से संबंधित है? इरुला, खासी, संथाल और थारू। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत के निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो एस्ट्रॉयड से प्रजाति से संबंधित है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, संथाल, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं सभी के सभी बेहद ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न की ग्रहों के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? यहाँ पर ग्रह से रिलेटेड 4 कथन दिया गया है, इसमें से आपको चुनना है कि कौन सा कथन सत्य है। यह प्रकाशहीन होते हैं किंतु चमकते नहीं है, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर इसका बी है, यह अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। यह प्रकाशवान होते हैं किंतु चमकते नहीं हैं। यह प्रकाशवान भी होते हैं और चमकते भी है। इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। 21वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, ये प्रकाशहीन होते हैं, यानी ग्रह के पास किसी प्रकार का प्रकाश नहीं होता है और ये चमकते भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न आपके सामने बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भू प्रॉपर्टी में बहुलतायत से पाए जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? यानी यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, लोहा और सिलिकॉन। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में और भाग 4 में। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो भाग 4 में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में वर्णन किया गया है और ये भारतीय लोकतंत्र के आदर्श है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 36 से लेकर और अनुच्छेद 51 तक के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न आपके सामने कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर, ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा? तो यहाँ पर हथियार बंद विद्रोह जब हो, मतलब हथियार के साथ अगर कोई विद्रोह करे उस पर, बाह्य कोई आक्रमण करे या युद्ध के आधार पर, तीनों कारणों के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपात का घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात का घोषणा 360, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न आपके सामने बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में वर्णन किया गया है। अवसर की समानता 16, उपाधियों का अंत और सैन्य उपाधियों के अनुमति। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, अनुच्छेद 17 उपाधियों का अंत, ये गलत है। अनुच्छेद 17 में क्या है? तो अस्पृश्यता का अंत, यानी किसी प्रकार का छुआछूत नहीं रहेगा, इसके बारे में 17 में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न आपके सामने कि दल बदल निरोधक अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ और कौन सी थी? 17 फरवरी 1985, 15 फरवरी 1985, 30 मार्च 1950। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है।
तो 26वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है 15 फरवरी 1985 बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेह उपलब्धियां और भत्ते होंगे राज्यपाल के व्यक्ति इच्छानुसार, राष्ट्रपति के निर्णय अनुसार, गृह मंत्रालय के निर्णय अनुसार, और डी है उसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसे राष्ट्रपति आदेश द्वारा आधारित हो करे। तो इस प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है आपके सामने कि राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। 170, 171, 172 और 173। तो 28वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, राज्य विधान परिषद का वर्णन अनुच्छेद 171 में किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है, निम्न में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जा सकती है। राष्ट्रीय आय के ऊंची वृद्धि के दर, ग्रामीण विकास, कृषि विकास और कृषकों को पर्याप्त साख। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 29वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, यानी राष्ट्रीय आय के ऊंची वृद्धि दर से हम समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं कर सकते। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न आपके सामने बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके मॉडल पर आधारित थी। जल्दी से बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना था 1956 से लेकर और 1961 ईस्वी तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना चला था और इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक क्षेत्र में विकास करना। और ये किस मॉडल पर आधारित था, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्न में से कौन सा प्रभावी कारक है। ग्रामीण निर्धारणता, शहरी निर्धारणता, इन दोनों ऑप्शन में से बताइए 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण निर्धारणता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 32वां प्रश्न है आपके सामने कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 32वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बुल तथा बियर किस व्यापार क्षेत्र से जुड़े हैं। विदेशी व्यापार, बैंकिंग, शेयर बाजार और वस्तु निर्माण। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। बुल तथा बियर किस व्यापार क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो 33वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, शेयर बाजार बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है। बिहार को, मध्य प्रदेश को, झारखंड को, उड़ीसा को। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है। तो 34वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यानी मध्य प्रदेश बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या है कि रेडियो सक्रिय और नाभिकीय अवशिष्ट घातक होते हैं क्योंकि पर्यावरण में उनकी उपस्थिति में सूक्ष्मजीव मर जाते हैं। सूक्ष्मजीवों का संवर्धन होता है। जीवों को केवल कायिक की क्षतियाँ पहुँचती है, कायिक और अनुमानसिक दोनों की क्षति पहुँचती है। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 35वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यानी कायिक और अनुमानसिक दोनों प्रकार का क्षति पहुंचती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेलुलोजी रेशे का उदाहरण है। रेयन, लिनन, जूट। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसका ऑप्शन नंबर डी है नायलॉन।
तो यहाँ पर 36वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं नायलॉन, बिल्कुल ही सही जवाब है। 37वां प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। पसीने में होते हैं शुद्ध जल, जल लवण और अपशिष्ट द्रव्य, फास्फोरिक अम्ल और कैल्शियम फास्फेट और जल। बताइए आप 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? पसीने में क्या होते हैं? तो 37वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, जल भी होता है, लवण भी होता है, अपशिष्ट द्रव्य होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण नहीं है? ऊन, सिल्क, चमड़ा और नायलॉन। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण नहीं है? तो लाइनन है जो कि एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है, बाकी यहाँ पर ऊन, सिल्क और चमड़ा ये प्राकृतिक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 39वां प्रश्न आपके सामने बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है ढालवा लोहा में, पीटवा लोहा में, स्टील में और मिश्र धातु स्टील में। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? कार्बन की मात्रा अधिकतम किस में होती है? यहाँ पर कार्बन की मात्रा पूछा गया है। तो यहाँ पर 39वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहा है यानी ढालवा लोहा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न आपके सामने बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? यहाँ पर धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है। अगर रासायनिक नाम पूछा जाए तो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। अगर रासायनिक सूत्र यहाँ पर पूछा गया तो Na2CO3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम तथा रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, उसको खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम होता है और सूत्र होता है NaSCO3। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 41वां प्रश्न आपके सामने बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रक्त शर्करा की सांद्रता में वृद्धि होने पर किसी सामान्य व्यक्ति के रक्त में कौन सा पदार्थ मुक्त होता है? हार्मोन, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन और एंजाइम। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 41वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं इंसुलिन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है। सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्न में से कौन सा रोग वायरस से होता है? टाइफाइड, ये तो जीवाणु जनित रोग है। ऑप्शन नंबर इसका बी है हैजा, सी है इन्फ्लुएंजा और डी है डिप्थीरिया। जल्दी से बताइए इसमें से वायरस संबंधित रोग कौन सा है? तो यहाँ पर 42वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं इन्फ्लुएंजा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका अनाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? यूरेनियम को, थोरियम को, कैल्शियम को, प्लूटोनियम को। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से किसे नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो 43वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं कैल्शियम बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न आपके सामने बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन सा है? हीरा, सीसा, टंगस्टन और लोहा। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा होता है? तो हीरा होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। यह कार्बन का एक अपरूप है। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है आपके सामने कि खदानों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? खाद्यान्नों यानी खाने वाला जो भी पदार्थ होते हैं उसको सुरक्षित करने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए, जल्दी ख़राब ना हो, इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो 45वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं सोडियम बेंजोएट, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है आपके सामने कि जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन की शाखा का नाम क्या है? कार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन, जैविक रसायन और अकार्बनिक रसायन। यहाँ पर जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन का नाम पूछा जा रहा है। तो 46वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना है यानी जैविक रसायन, बिल्कुल ही सही जवाब है, क्योंकि यहाँ पर जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित पूछा जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है कि किस देश में पशुओं की संख्या सबसे अधिक है? अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में और भारत में। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सबसे अधिक पशुओं की संख्या भारत में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
सेशन आप लोग को कैसा लग रहा है जल्दी से कमेंट करके बताइए। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। 48वां प्रश्न आपके सामने बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह संबंधित है किस राज्य से? उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, महाराष्ट्र और बिहार से। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो तमाशा संगीत नाटक ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये महाराष्ट्र से है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 49वां प्रश्न है आपके सामने, भारत का कितना हिस्सा मैदानी भाग है? 40, 43, 57 और 51%। बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत का कितना हिस्सा मैदानी भाग है? तो 49वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं 43%, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न देख लेते हैं कि ओलंपिक खेलों में भारत में कितनी बार स्वर्ण पदक जीते हैं? ओलंपिक जो खेल हुआ है उसमें भारत कितना बार अभी तक कितना बार स्वर्ण पदक जीता है? तो 50वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट सी बता रहे हैं यानी 8 बार, बिल्कुल ही सही जवाब है। तो इस प्रकार से ये सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। सेशन आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह लगातार आपके पास वीडियो आएगा जो कि आपके एग्ज़ाम के व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।